जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। मेरा नाम है बलराम धरानिया। देखिए, हिंदी व्याकरण की ये थर्ड क्लास है जिसमें मैं आपको संज्ञा करवाने वाला हूं। संज्ञा के बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो सर्वनाम की आएगी, विशेषण और क्रिया की। इनको भी मैं क्रम से कराऊंगा और बहुत डिटेल से कराऊंगा ताकि आप अच्छे से इन चीज़ों को कवर कर सको। इस वीडियो में आप कवर कर सकोगे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद और संज्ञा के जो एग्जाम्पल होते हैं जो नॉर्मली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एग्जामिनर पूछता है, उन सबको हम इसमें कवर करने वाले हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है नीचे वीडियो के। वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। संज्ञा संज्ञा की बात करें तो संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहले तो मतलब कि क्वेश्चन यही आता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा देखिए नॉर्मल सी बात है, आपने बचपन से परिभाषा पढ़ी होगी, छोटे होते भी हमें स्कूलों में परिभाषा पढ़ाई जाती थी। यहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप इस सब चीज को काटा मार दीजिए, मैं आप सिंपल रूप में आपको बताता हूँ। देखिए, इस पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं और उन्हें कोई नाम दिया गया है तो वो संज्ञा कहलाती हैं। तो आप ये कह सकते हो किसी का नाम संज्ञा है, एज इट कोई भी हो। इसमें ये नहीं है कि हम पर्टिकुलर किसी सजीव या निर्जीव वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। सब वस्तुएं जिन्हें ब्रह्मांड में कुछ ना कुछ नाम दिया होगा वो संज्ञा कहलाएगी। संज्ञा के प्रकारों की बात करें तो संज्ञा के देखिए यहाँ पर 5 प्रकार हैं। दरअसल ये प्राचीन मतलब कि पहले जो चलते थे वो 5 प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, समूह और द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन आधुनिक रूप में जो है इसके 2 भाग ही माने जाते हैं और वो कौन कौन से हैं। एक तो गणनीय, दूसरा अगणनीय। गणनीय किस तरीके से, सबसे पहले मैं आपको यही समझा देता हूँ आधुनिक भागों के बारे में। गणनीय कैसे, जैसे मतलब किसी चीजों की काउंटिंग की जा सकती है, जिसकी काउंटिंग कर सकते हो वो गणनीय और जिसकी काउंटिंग नहीं कर सकते वो अगणनीय। जैसे यहाँ पर है पुस्तक, कलम, चाकू। देखिए, पुस्तक गिन सकते हैं 5 पुस्तक, 10 पुस्तक या 1 पुस्तक। उसी तरह कलम जो पेंसिल होती है उसको भी, और चाकू, इन सब चीज़ों को हम गिन सकते हैं। जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनका केवल हमें महसूस होते हैं, वो अगणनीय में रखते हैं। जैसे मिठास, देखिए मिठास एक ऐसी चीज़ है जिसको हम मतलब कि महसूस कर सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। उसी तरह गर्मी, सर्दी। तो इस प्रकार की जो संज्ञाएं हैं जिन्हें आधुनिक रूप में रखा है, ये 2 प्रकार की हैं। लेकिन एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है, एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है इन 5 भागों से, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। व्यक्तिवाचक जब संज्ञा की बात करेंगे तो जहां से आपको पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में पता, अभी मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूं, वीडियो के साथ बने रहिए। जातिवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो जहां से एक जाति यानी कैटेगरी क्रिएट होती हो, वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा जहां से कोई भाव उत्पन्न होता है, सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और समूहवाचक, चलिए तो देखते हैं सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक जहां से आपको पर्टिकुलर एक व्यक्ति, कोई शब्द है ऐसा जहां से आपको पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के बारे में पता लग रहा हो, तो वहां पर संज्ञा होगी व्यक्तिवाचक। जैसे देखिए, व्यक्तियों के नाम राम, श्याम, विवेकानंद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। इस तरह से यदि कोई ऑप्शन में आपको नाम मिलता है और पूछा जाता है निम्नलिखित शब्दों में से किस में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो जो भी किसी का नाम होगा, जिसे कोई नाम दिया गया होगा, तो उसके अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इससे कैटेगरी से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ पर मैं देखिए एक पिक्चर दिखाई है आपको, यहाँ पर बहुत भीड़ है। यदि आप पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को बुलाना हो या कोई काम बताना हो तो आपको उस व्यक्ति का नाम देना पड़ेगा इस भीड़ में, तभी आप उसको बुला सकते हो और कोई काम बता भी सकते हो, अन्यथा नहीं बता पाओगे। तो हम इस तरह कह सकते हैं जो भीड़ है ये तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन यदि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को कोई नाम दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। चलिए तो नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाएंगे फलों के नाम। फलों के नाम किस तरह व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा जाता है। मान लीजिए, देखिए मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर बहुत सारे फल रखे हैं। तो इन इतने सारे फलों में यदि आपको कहा जाए कि आप फल ले आइए मार्केट से जाकर, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा फल लेकर आना है। यदि उसे कोई नाम दे दिया जाएगा, जैसे आम दे दिया जाए या अमरूद दे दिया जाए, सेब, संतरा, टमाटर, हरी मिर्च, सब्जियों के नाम भी हो सकते हैं, तो आप पर्टिकुलर समझ जाओगे कि ये व्यक्ति मतलब कि उस फल के बारे में कहा गया है। तो फलों के नाम हम किस में रखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा
समाचार पत्रों के नाम, जितने भी समाचार पत्रों के नाम होते हैं ये सब भी हम किस में रखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं। जैसे हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला, इस टाइप के जितने भी होते हैं। देखिए यहाँ पर मैं यदि आपसे कहता हूं कि आप मार्केट जाइए और एक समाचार पत्र ले आइए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा लाना है, यानी कौन सी कंपनी का लेकर आना है। लेकिन यदि मैं आपको एक पर्टिकुलर नाम दे दूंगा कि आप हिंदुस्तान या टाइम्स ऑफ इंडिया लेकर आइए, तो आप समझ जाओगे कि एक नाम दे दिया गया है। यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, यदि समाचार पत्रों की बात होगी तो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन समाचार पत्रों को यदि नाम दे दिया जाता है तो यहाँ पर आ जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट बात करते हैं, जो दिशाएं होती हैं, दिशाओं के नाम पूरब पश्चिम, इनको भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं। राष्ट्रीय जो जातियां होती हैं, जैसे भारतीय, जापानी, अफगानी, रूसी, अमेरिकी, इस टाइप से जो होती हैं ये भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं। नदियों के नाम की बात करें तो नदियों के जितने भी नाम होते हैं, यानी नदी तो जातिवाचक संज्ञा, यदि नदी को कोई नाम दे देंगे तो फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा, जब जातिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे हम तो उसमें समझ लेंगे अच्छे से कि नदी, पर्वत और समुद्र ये तो कहलाएंगे जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यदि इन्हें कोई नाम दे देंगे, मैंने बताया ना व्यक्ति के लिए जरूरी है कि उसको एक नाम दिया हुआ हो, तब जाकर पता लगेगा कि ये व्यक्ति है। यदि नाम नहीं होगा तो नदियां तो बहुत सारी हो सकती हैं, उनकी जाति क्रिएट हो जाएगी। फिर आगे बात करते हैं तो नगरों, चौकों और सड़कों के जो नाम होते हैं ये भी किस में रखते हैं हम, व्यक्तिवाचक। जैसे यहाँ पर अशोक मार्ग, वाराणसी, आपको कहा जाए कि वाराणसी जाना है तो आपके दिमाग में एकदम आ जाएगा कि मुझे उत्तर प्रदेश और सीधा वाराणसी जाना है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि पर्टिकुलर जो नगरों और चौकों और सड़कों के नाम होते हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं। नेक्स्ट बात करें, किसी भी पुस्तक का नाम, जो प्राचीन पुस्तक है या आधुनिक पुस्तक है, उन सभी के नाम, जैसे रामचरितमानस, ऋग्वेद, सामवेद, तो हमें पता लगता है पर्टिकुलर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पुस्तकों के नाम भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं। ऐतिहासिक युद्ध और घटनाएं जो पहले हो चुकी हैं उनको भी हम किस में रखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की इतनी सारी कैटेगरी मैंने आपको बता दी, इसी में के शायद कोई क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में भी, ज्यादा हार्ड नहीं है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा है क्या, देखिए जातिवाचक संज्ञा की जब हम बात करेंगे तो जातिवाचक संज्ञा जो है जहां से एक जाति क्रिएट होती हो, जहां से पता लगता हो कि बहुत सारी चीजें एक जगह इकट्ठी हुई हैं और वे उनकी कैटेगरी बांट दी जाए, तब हम कहेंगे कि ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे यहाँ पर प्राकृतिक जो तत्व हैं, जैसे बिजली, वर्षा, आंधी, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, ओला, वृष्टि और हिमपात, इस तरह के जितने भी नाम हैं वो सब हम प्राकृतिक तत्वों के जो नाम होते हैं जातिवाचक संज्ञा में रखते हैं। संबंधी व्यवसाय और पद और कार्यों के नाम, भाई, डॉक्टर, मां, मंत्री, अध्यक्ष, किसान, अध्यापक, मजदूर, इन सब को भी हम जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि यहाँ से जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर देखिए एक तो फिजियोथेरेपिस्ट भी हो सकता है और डेंटल्स भी हो सकता है, या किसी और चीज का डॉक्टर भी, जैसे जानवरों का डॉक्टर भी हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ से एक जाति क्रिएट होती है। तो इन सबको जो पदों और व्यवसायों के नाम होते हैं इनको भी हम जातिवाचक संज्ञा में रखते हैं। यहाँ पर बात करते हैं तो पशु पक्षियों के जो नाम होते हैं इनको भी हम किस में रखते हैं, जैसे गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, कौवा, तोता, मैना, इस टाइप से जो भी पशु पक्षियों के नाम होते हैं ये भी जातिवाचक संज्ञा में रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं, जैसे यहाँ पर यदि हम इसे कहेंगे कि काला घोड़ा, काला घोड़ा, तो इसे एक विशेषता दे दी जाएगी, तब इसको हम किस में रखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे तोता है, तोते को यदि कुछ नाम दे देंगे, जैसे मिट्ठू कह देते हैं, तो इस तरह से तोते को यदि कोई नाम देंगे तो व्यक्तिवाचक, नहीं तो जितने भी पशु पक्षियों के नाम हैं, जैसे गाय, भैंस, कुछ भी है, शेर है, तो ये सब हम जातिवाचक संज्ञा में रखते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आ जाएगा वस्तुओं के नाम। जो भी वस्तुएं हैं इनके नाम, जैसे मकान, कुर्सी, मेज, पुस्तक और यहाँ पर कलम, चाकू, कंप्यूटर, ये सब वस्तुओं के नाम भी हम जातिवाचक संज्ञा में रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। देखिए भाववाचक संज्ञा की जब हम बात करेंगे तो जहां से कोई भाव उत्पन्न होता हो, यानी जिसको हम टच नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, तो वो भाव जिस शब्दों में होता है वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे यहाँ पर मैंने बहुत सारी कैटेगरी बनाई है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। जैसे गुण, गुण के अर्थ में जैसे सुंदरता, कुसर्गता, बुद्धिमत्ता, इस टाइप के जो भी शब्द होंगे उन शब्दों में भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। अवस्था के अर्थ में देखिए जवानी, बचपन, बुढ़ापा। अवस्था जो होती है, देखिए एक जवानी की अवस्था होती है, बुढ़ापे की अवस्था होती है, तो ये एक भाव है जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं लेकिन इनको टच नहीं कर सकते।
दशा के उसमें जैसे उन्नति, किसी की उन्नति हो रही है, कोई अच्छी मतलब कि पोस्ट पर पहुंचा है, किसी की अवनति यानी कोई बहुत डाउन हो गया है, उस तरह से जैसे चढ़ाई और ढलान, ये सब जो है शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा में रखते हैं। आगे बात करते हैं भाव के अर्थ में। भाव के अर्थ में कैसे, जैसे मित्रता का भाव उत्पन्न हो सकता है, शत्रुता का भाव और कृपणता का भाव, यानी कृपा, किसी के साथ मतलब कुछ ऐसी चीजें करनी है जिससे उसको दयालुता दिखानी है, तो ये सब हम किस में रखते हैं, भाववाचक संज्ञा में। आगे मैंने बहुत सारे वर्ड रखे हैं जिनको आप पीडीएफ में देख सकते हो और वहां से इसकी तैयारी कर सकते हो। क्रिया आप नहीं पढ़ी अभी हमने, तो इसलिए क्रिया आपको पता नहीं लगेगी। यदि आपने पहले पढ़ रखी है तो आपको क्रिया शब्दों के बारे में पता लग जाएगा। विशेषण, जहां से कोई विशेषता प्रकट होती हो, ये विशेषण वाले शब्द हैं। सर्वनाम की बात करें, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, वो सर्वनाम। जातिवाचक संज्ञा से भी, जातिवाचक जो संज्ञा है जो हमने अभी इससे पहले पढ़ी है, तो उनके शब्दों को भी हम इसमें रखते हैं। जातिवाचक संज्ञा से जो बुढ़ापा, लड़कपन, मित्रता, तो ये सब शब्द भी हम भाववाचक संज्ञा में रखते हैं। आगे बात करते हैं अवयव। अवयव भी हमने अभी नहीं पढ़े, हमारी क्लास अवयव की नहीं हुई क्योंकि एक क्लास अवयव की भी होने वाली है। तो अवयव जब आप अच्छे से पढ़ लोगे तो इन वर्डों को भी आप अच्छे से समझ जाओगे। और इसके अंदर ये शब्द रखे जाते हैं, शाबाश, दूरी, वाहवाही, इस टाइप के शब्द इसमें रखे जाते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट आ जाती है समूहवाचक संज्ञा। अब समूह क्या होता है, जैसे कोई झुंड होता है उसको समूह में रखा जाता है। ये कह सकते हो कि एक गुच्छा, गट्ठर, इस टाइप के जो जितने भी शब्द होते हैं जहां से बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में या बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगता हो, तो वो समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे यहाँ पर व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों के समूह में जैसे कोई व्यक्ति है, कक्षा, सेना, समूह, संघ, टुकड़ी, ग्रोह हो सकता है किसी का भी, दल, वर्ग, एक टीम हो सकती है, क्रिकेट की टीम, फुटबॉल की टीम हो सकती है, एक समिति हो सकती है जिसमें 10-12 लोग हो सकते हैं, 5-7 लोग हो सकते हैं, परिवार, एक परिवार में 5-6 लोग या 2-3 लोग होते हैं, सभा, इस टाइप के जितने भी शब्द होते हैं और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपने इसमें समूहवाचक संज्ञा सेलेक्ट करनी है। ज्यादातर इन्हीं वर्डों में के जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इन्हीं में का आज तक बने हैं, और भी कुछ वर्ड हैं जो मैं अभी आपको कराने वाला हूँ। आगे बात करें तो वस्तुओं का समूह, जैसे कुंज, ढेर, ढेर है किसी चीज का, जैसे अनाज का ढेर है, तो गट्ठर है जैसे कपड़ों का गट्ठर है या किसी और चीज का, गुच्छा है जैसे अंगूर का गुच्छा, या अंगूर का गुच्छा नहीं कह सकते, तो गुच्छा जो शब्द है इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि समूहवाचक संज्ञा है। ताश की जो गड्डी होती है ना, उसके अंदर भी क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट 5वीं की बात करते हैं तो लास्ट में आ जाती है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य की बात करें तो द्रव्य, एक तो देखिए द्रव होता है, दूसरा होता है द्रव्य। जब हम द्रव की बात करेंगे तो द्रव में पर्टिकुलर हम लिक्विड चीज को रखते हैं, लेकिन द्रव्य के अंदर हम ठोस, द्रव और गैस तीनों चीजों को रखते हैं। यहां पर बात की जाए जिन शब्दों से, यहां पर केवल शब्दों का ही खेल है, आपने इस चीज को समझना है। जिन शब्दों से यानी कि पदार्थ और सामग्री से नाप, जिनको हम नाप तोल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, यानी ऐसे शब्द जो नापे और तोले तो जा सकते हैं लेकिन गिने नहीं जा सकते, जिनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती, वो सारे शब्द हम किस में रखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में रखेंगे। जैसे यहां पर धातुओं के नाम देख सकते हो आप, धातुओं के नाम में जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, ये आ जाएंगे। देखिए पीतल है तो पीतल को हम काउंट नहीं कर सकते, इसको बस नाप तोल सकते हैं। जैसे सोना है, सोने को भी काउंट नहीं कर सकते, इसको भी हमने तोलकर, चांदी को भी तोलकर, उसी तरह लोहे को भी हम तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते इन चीजों को। आगे बात करते हैं, जैसे ये हैं आपके पदार्थों के नाम। पदार्थ कैसे, जिसमें लिक्विड रूप में होते हैं, जैसे दूध, दही, इनको भी हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। जैसे पानी ले लेते हैं, पानी को हम गिन नहीं सकते। उसके बाद आगे बात करें तो गैसीय पदार्थ जो होते हैं, जैसा हाइड्रोजन हो गया, धुआं हो गया, तो ऐसे पदार्थ भी जिनको हम गिन नहीं सकते, केवल जिनको हम नाप तोल सकते हैं, ये सब हम द्रव्यवाचक संज्ञा में रखते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा आपके लिए सर्वनाम की, और सर्वनाम को भी हम इसी बेस में अच्छे से करेंगे। मैंने बहुत कम समय लिया है और बहुत सारे वर्ड आपको कराए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो अच्छी लगी तो नीचे लाइक का बटन जरूर दबा दें। यदि वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करके रीजन जरूर बता दें कि आपको कौन सा पोर्शन इसमें अच्छा नहीं लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।